अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबको आवाज़ आ रही है? कोई एक रिप्लाई कर दे चैट मैसेज में। अभी तक 7 स्टूडेंट्स आए हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनका क्या हाल है? अच्छा, आकिब। आकिब, मैं वेट कर रहा था लास्ट वीक आपकी कॉल का, आपने कॉल नहीं की। जी आकिब। जी सर। बेटा, आपने कहा था कॉल करेंगे, कॉल का वेट कर रहा था मैं, आपने कॉल नहीं की। दरअसल मैं घर लेट पहुंचा था तो मैंने बोला इस वक्त मुनासिब नहीं है कॉल करना। अभी कहाँ पे हो? सर अभी तो असल में मेरी क्लास होती है इस टाइम पे, उस लवाज से आपसे बात करनी थी। अभी मैं सफर कर। ठीक है, व्हेन एवर यू फील कंफर्टेबल तब आप कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट कर दें लेक्चर। आपके पास ओके एटलीस्ट सर। आधे स्टूडेंट्स तो आ चुके हैं। तो इससे पहले जो हमने देखा था कंपाइलर के अंदर, हमने 3 स्लाइड्स को जो है कवर किया था। पहली स्लाइड जो है आपकी, दैट वाज रिलेटेड टू हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारे पास जो है कोर्स के बारे में जो है मैंने बताया था चीज़ें किस तरीके से चलेंगी, एंड दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वंस जो कि हम स्लाइड पे देख रहे हैं। उसके बाद हमारा कंपाइलर करता क्या है, एक्चुअल होता क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें ट्रांसलेट करता है, किन पार्ट्स को क्या कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि कंपाइलर के अंदर जो है 2 पास कंपाइलर्स किसको कहा जाता है। एक में जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड होता है, उसके बाद हर एक जो है पार्ट का मॉड्यूल का क्या काम है, उसके अंदर फिर हर एक की जो है आउटपुट क्या होती है और हर एक की कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इस तरीके से फिर हमें मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर, हमें पार्ट नंबर 1 में जिसको हम स्कैनर कहते हैं या फ्रंट एंड कह रहे थे 2 पास कंपाइलर्स में, उसमें हमें 2 मॉड्यूल्स दिखे थे। पहले का नाम स्कैनर था, दूसरा जो है पार्सर था। स्कैनर क्या जनरेट कर रहा था? टोकन्स जनरेट कर रहा था। हमने देखा था टोकन्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से पार्स जो है स्कैनर स्कैन करता है। उसके बाद हमने फिर पार्सर को देखा था, पार्सर क्या करता है। पार्सर में जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का हमारा जिक्र हुआ था। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हमने एग्जांपल देखी थी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हमने रिव्यू किया था, एक्सप्रेशन के ऊपर हमने डेरिवेशन करके देखी थी उसकी। उसके बाद जो है हमने देखा था कि किस तरीके से हम पार्स कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं और जो है फॉरवर्ड ऑर्डर में भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम मूव कर गए थे फ्रंट एंड के बाद, वी शिफ्टेड टू बैक एंड। बैक एंड में हमने देखा था सिंटेक्स ट्री बनता है। सिंटेक्स ट्री जो है वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री के यूज़ करते हुए आपके पास पार्सिंग को जो है एग्जीक्यूशन उसकी परफॉर्म करता है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट लैंग्वेज किस तरीके से जनरेट होती है। फिर बैकएंड के हमने देखा था, बैकएंड में 3 आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, रजिस्टर एलोकेशन और इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग। हर एक मॉड्यूल जो है वो क्या करता है, उसके रिस्पेक्टिव हमने चीज़ें देखी थी। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में हमने जो है इंस्ट्रक्शन की सिलेक्शन के बारे में जो है पढ़ा था कि हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसके अंदर किन किन इंस्ट्रक्शंस को चूज़ करता है फॉर मूविंग टू फॉरवर्ड प्रोसेस, जो कि उसको फास्ट और कॉम्पैक्ट बनाती है कोड को। उसके बाद रजिस्टर्स की एलोकेशन को देखा था।
रजिस्टर्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, किस तरीके से जो है उनको यूज़ किया जाए, उनकी मेमोरी के मैनेजमेंट, और जो है एलोकेशन और स्टोरेज और लोड की जो फंक्शंस हैं उसके रेस्पेक्टिव, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग के अंदर आ जाते थे। इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शंस को हम रीऑर्डर करते हैं सच दैट कि हमारी जो एट द एंड हमारा हार्डवेयर है उसके अंदर स्टॉल्स कम हो, उसके अंदर इंटरलॉक कम हो, उसके अंदर डेडलॉक जो आते हैं वो कम हो जाए, और हमारे पास जो हमारा हार्डवेयर की जो है कंप्यूटेशन सॉरी कंपोजिशन जो है उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकें, उसको हम यूज़ कर सकें फॉर आर बेनिफिट इन एफिशिएंट वे। तो ये तीन चीज़ें, तीन स्लाइड्स को हमने कवर किया था। आज हम जो शुरू करेंगे दैट विल बी फ्रॉम आर 3 फेज कंपाइलर। अब हमारे पास 2 फेज कंपाइलर्स को हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक किसी को कोई सवाल या कोई क्वेश्चन? जी जी क्लास, सबको स्लाइड्स विजिबल है? एंड यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, चैट मैसेज में जी सर, रिप्लाई स्लाइड कीजिए। विजिबल। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। मुझे जो है आप अपना रिप्लाई चैट मैसेज में सारे दीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 फेज कंपाइलर्स देखे थे जिसमें 2 फेजेस होते थे। अब हम देखेंगे 3 फेज कंपाइलर जिसमें 3 आपके पास फेजेस होंगे। तो हमारे पास बैकएंड हमने देखा था अभी फ़िलहाल लास्ट के अंदर, तो उसी के बारे में सारा रिवीजन है इस स्लाइड्स के अंदर। उसके बाद हमारा 3 फेज कंपाइलर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 फेज कंपाइलर के अंदर होता क्या है एक्चुअली, आपके पास फ्रंट एंड और बैक एंड तो वैसा ही रहता है, बीच में एक मिडल एंड आ जाता है जिसका काम क्या होता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज को ही इनटेक करता है, और आउटटेक भी क्या करता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज ही आउटटेक करता है। ठीक है, आउटपुट करता है। तो जब ले भी एक ही फॉर्मेट रहा है और आउटपुट भी एक ही फॉर्मेट कर रहा है तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? बीच में फ़ायदा इसका ये है कि ये आपकी जो इनपुट होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो कि फ्रंट एंड से आई हुई होती है फ्रॉम द पार्सर, उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करता है, और ऑप्टिमाइज़ के इसके बीच में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो कि उसको रिफ़ाइन करते जाते हैं। तो एट द एंड जब आउटपुट निकलता है इस मिडल एंड से तो आपके पास बहुत ही ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि फिर बैक एंड में फीड की जाती है। ठीक है। तो इंटरमीडिएट फेज आप नीचे देख भी रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएट स्टेज फॉर कोड इम्प्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा जो सोर्स कोड होता है उसकी जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मिडल एंड जो है यूज़ होता है। करता क्या है, आपकी जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है उसको एनालाइज करता है और उसको रीराइट करता है और ट्रांसफॉर्म करता है सच दैट कि उसकी जो है एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी जो है मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। हमारा टारगेट क्या होता है, जब हम कोड को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं हमारे जहन में एक एंड गोल होता है जो कि क्या होता है कि हमारा जो रनिंग टाइम है हमारे कोड का वो कम से कम हो जाए और हमारा कोड जल्दी से जल्दी जो है एग्जीक्यूट हो, मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन जो है, दैट इज़ आवर प्राइमरी गोल। इसके साथ साथ हम मज़ीद चीज़ों को भी देखते हैं कि कहीं पे स्पेस की इफ़िशेंसी, अगर हम यूजेज स्पेस यूजेज को जो है एफिशिएंट बना सकें या पावर की कंजम्पशन को हम क्या कर सकें उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें, तो उन फेजेस को भी जो है हम कंसिडर करते हैं इन द पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फॉर मिडल एंड मॉड्यूल। अच्छा, इसमें जब एक चीज़ का ख्याल रखा जाए, जब हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज से दोबारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ही चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करेंगे, कुछ चीज़ों को हम ऊपर नीचे करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास सोर्स कोड हमारे पास जो रिटर्न हुआ था हमें मिला था उसकी मीनिंग ना चेंज हो, मतलब जैसा सोर्स कोड था जो काम कर रहा था एग्जैक्टली वही काम हमारा जो आउटपुट है मिडल एंड के बाद वो भी एग्जैक्टली वही काम करना चाहिए। ठीक है। इसमें वेरिएबल्स के नाम जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि उनको प्रिजर्व रखा जाए। अच्छा, तो अभी जो लेटेस्ट ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं, ऑप्टिमाइज़र्स के जो
टाइप्स हैं अभी जो कंपाइलर्स में यूज़ हो रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि दे आर स्टैक्ड, एक के बाद एक जो है ऑप्टिमाइज का मॉड्यूल अंदर अपने आप के एक रिफाइनिंग का काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे बेटा अजान हो रही है, वेट कीजिएगा। एक काम करते हैं, नमाज ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट्स के बाद हम जो है दोबारा सेशन रीज्वाइन करेंगे। तो अभी 6:20 हो रहे हैं, वी विल बी बैक एट 6:35। ठीक है, तो वी विल बी बैक एट 6:35।
जी क्लास सारे आ चुके हैं, जो आ चुके हैं वो चैट मैसेज में रिप्लाई कर दें, तो वी कैन काउंट द स्टूडेंट्स, देन उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करें। पाँच स्टूडेंट्स हैं। बाकी के लिए 5 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। चलो 7 हो गए। मेरा अटेंडेंस बहुत लो है यहाँ पे, एक सिर्फ जो है 10 स्टूडेंट आए हैं। लास्ट टाइम भी जो है कुछ 15 स्टूडेंट्स थे आई गेस। तो इफ़ यू आर लीनियंट विद द अटेंडेंस मैटर, तो फिर मुझे भी जो है सबकी एब्सेंट मार्क करनी पड़ेगी। अभी जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं तो उनकी मैं अटेंडेंस जो है प्रेजेंट लगा देता हूँ, लेकिन अगर आ ही नहीं रहे स्टूडेंट्स तो फिर मुझे जो है सबके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो देन इन दैट केस फिर एब्सेंट लगना शुरू हो जाएगी, आपका कोर्स में भी ड्रॉप हो जाए। तो कोशिश करें कि सेशन ज़रूर ज्वाइन कर लें। बेशक अगर आप लेट आ रहे हैं तो ट्राई करें हम जल्दी आ जाएं, लेकिन लेट होने पे मैं अटेंडेंस जो है आपकी प्रेजेंट मार्क कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप आओगे ही नहीं तो फिर आई हैव टू मार्क यू एब्सेंट, तो फिर सबके साथ स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं कह रहा, दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप सेशन ज्वाइन कर लेते हैं लेट तो इट्स फाइन विद मी, लेकिन अगर आप आओगे ही नहीं, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम रहेगी, अटेंडेंस कम रहेगी, तो फिर मुझे लाजमी सबको एब्सेंट मार्क करना पड़ेगा जो लेट वगैरह आ रहे हैं। तो कोशिश करें एटलीस्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन करें और अटेंडेंस तक जो है आप जो है मौजूद हों क्लास के अंदर। ओके, तो आई गेस सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं, तो वी कैन स्टार्ट देन। दोबारा हमारे लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जाने से पहले हमने देखा था कि थ्री पास कंपाइलर क्या होता है। उसके अंदर हमने देखा था कि उसमें सिर्फ एक एडिशन हो जाता है मिडल एंड का, जिसका काम क्या होता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो होती है कोड, जो आपके पास इंटरमीडिएट कोड होता है उसको ऑप्टिमाइज़ करना। अब ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से कर सकता है, किन वेज में कर सकता है, वो आपकी जो है कोड की एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब तेज़ कोड आपका हो जाए, फास्ट कोड हो जाए, उसके साथ पावर यूजेज, उसकी जो है स्पेस यूजेज, उसके साथ जो है उसकी इंटरलॉक्स वगैरह तो बाद में आएंगे। तो ये सारा काम जो है ऑप्टिमाइजेशन का, वो हर एक चीज़ को देख रहा होता है। अब जब हम मिडल एंड को ओपन करते हैं तो वो पूरे का पूरा ऑप्टिमाइज़र होता है। तो अब आपके पास जो लेटेस्ट कंपाइलर्स आ रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, एक ऑप्टिमाइज़र नहीं होता। अगर हम मिडल मिडल एंड को ओपन करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं। हर एक ऑप्टिमाइज़र का काम अपना अलग होता है। जैसे अभी हमने 3 चीज़ों को देखा कि ऑप्टिमाइज़र जो है एटलीस्ट 3 चीज़ों को टारगेट करता है, दैट इज़ कोड एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए, स्पेस यूजेज जो है वो एफिशिएंट हो जाए और पावर कंजम्पशन अच्छी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 अलग-अलग ऑप्टिमाइज़र्स बना देंगे, जिसका हर एक का काम क्या होगा कि अपनी पर्टिकुलर ज़ोन के अंदर मॉडिफ़िकेशंस या ऑप्टिमाइज़ करके अपने इंटरमीडिएट कोड को आगे फॉरवर्ड कर दे टू द नेक्स्ट ऑप्टिमाइज़र। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके पास ऑप्टिमाइज़र टू ऑप्टिमाइज़र जो है, सब ऑप्टिमाइज़र्स जो होते हैं उनके थ्रू आपका इंटरमीडिएट कोड पास ऑन होता जाता है और वो हर ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ मज़ीद ऑप्टिमाइज़ होके फॉरवर्ड मूव होने लगता है। ठीक है? तो हो सकता है कि ऑप्टिमाइज़र्स के अंदर भी कहीं एरर आ जाए, कि कहीं एरर डिटेक्ट हो कि यार इस जगह पे जो है सोर्स कोड में कहीं प्रॉब्लम है, तब भी आपको एरर थ्रो कर सकता है। या ये भी पॉसिबल है कि ऑप्टिमाइज़र जो है अपने एंड के जब उसके एंड वाले ऑप्टिमाइज़र से पास ऑन होगा, ठीक है, दैट इज़ ऑप्टिमाइज़र एन, तो वो एक और साइकिल ले ले, एक और इटरेशन ले ले और फिर मज़ीद कोड को और मज़ीद रिफ़ाइन करे। तो इट इज़ पॉसिबल कि ऑप्टिमाइज़र जो है या मिडल एंड जो है आपका, वो अपने आप को इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकता है। तो इट इज़ नॉट वन पास ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, इट कैन ऑल्सो बी वन पास बट इट कैन ऑल्सो बी अ इटरेटिव प्रोसेस। इस बात में किसी को कोई कन्फ्यूजन? अगर नहीं है तो भी रिप्लाई करें, एंड अगर है तो भी रिप्लाई करें। बिकॉज ऑफ योर माइक्स आर म्यूटेड, तो आई एम रिलाइंग ऑन योर चैट मैसेजेस।
तो आपके चैट मैसेजेस जो हैं उससे मैं रिलाई कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हमने पढ़ा? ठीक है, तो ऑप्टिमाइज़र जो है यहाँ पे मॉडर्न ऑप्टिमाइज़र्स या लेटेस्ट ऑप्टिमाइज़ जो आपके कंपाइलर्स होते हैं उसमें जो ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं वो सीरीज़ होते हैं, और जिसके थ्रू आपके पास इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव कोड जो है आपका पास ऑन होता रहता है। जमील रज़ा, इटरेशन से मतलब ये है कि ऑप्टिमाइज़र 1 से स्टार्ट हुआ और ऑप्टिमाइज़र एंड तक गया, उसके बाद उसको फ़ील हुआ कि मज़ीद ये कोड ऑप्टिमाइज़ हो सकता है, तो इसने फिर से कहाँ भेज दिया, ऑप्टिमाइज़र नंबर 1 पे भेज दिया, फिर इसी तरीके से एंड तक आएगा। तो यहाँ पे इटरेशन स्टार्ट हो जाएगी कि एक बार अपने पूरे प्रोसेस से निकल चुका था, सारे पासेस से पास ऑन हो चुका था, फिर दोबारा क्या करा उसने, स्टार्ट से दोबारा ऑप्टिमाइज़ेशन करना शुरू कर दी। तो इट कैन बी इटरेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पे इटरेशन का मतलब ये इससे मुराद है कि यहाँ पे जो आपके पास एन के बाद दोबारा वन के पास आपका कोड चला जाता है, दैट इज़ इटरेशन। अब क्लियर है? सपोज करें कि आपने अभी तक जो है जी बेटा, हर जो आपका ऑप्टिमाइज़र होता है उसका पर्टिकुलर कोई पार्ट होता है, तो वो एक अपने पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर काम करता है, उसके बाद वो फॉरवर्ड मूव कर देता है, उसके बाद दूसरा ऑप्टिमाइज़र अपने पार्ट के ऊपर काम करता है। तो कोड का पार्ट नहीं होता, बल्कि फेजेस के अंदर पार्ट्स होते हैं। मतलब पहले आपने पीएफ पढ़ी थी, आपने एक पूरा प्रोग्राम बनाया पीएफ के अंदर, फिर आपने ऊप पढ़ी, तो अब आपको पता चला कि यार इसको मैं मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, तो आपने ऊप पे उसके ऊपर ऊप इम्प्लीमेंट कर दी। फिर आपने डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ा, तो आपको पता चला कि यार ये कोड तो और अभी तक इम्प्रूव हो सकता है, तो फिर आपने डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर उसने जो आपने डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े थे उस पर आपने पैटर्न्स लगा दिए। तो ये क्या हो रहा है, आपका कोड जो है वो ऑप्टिमाइज़ होता जा रहा है। तो इसी तरीके से ऑप्टिमाइज़र्स जो है यहाँ पे अपना अपना जो है फेजेस को देखते हुए ऑप्टिमाइज़ करते जाते हैं। तो कोड आपके पास एक्चुअल वही रहता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो यूसेज है मेमोरी का, वो सारा चेंज होने लगता है। लेकिन कोड वही काम करता है जो शुरू में कर रहा था, और जब एंड से निकलता है आउटपुट, तब भी वो वही एग्जैक्टली वही काम कर रहा होता है। सिर्फ उसके स्ट्रक्चर और उसकी कंजम्पशन और उसके डेटा रिसोर्सेज या रिसोर्सेज की कंजम्पशन के ऊपर चेंजेस आते हैं। ठीक है, जमील रज़ा और अब्दुल हसीब। अच्छा, कुछ यहाँ पे बता रहा है कि कुछ टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि ये करता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को जिसको ये चेंज करता है, उसमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को जो है चेंज करना, उनको डिस्कवर करना कि कहाँ कहाँ पे मैं कांस्टेंट रिप्लेस कर सकता हूँ वेरिएबल की जगह पे। कंप्यूटेशन जो है वहाँ पे जो यूज़ नहीं हो रही, जो बार बार अगर कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो उसको हम कैशे मेमोरी में रखते हैं, और अगर कोई जो है आपके पास ऐसा वेरिएबल है जो कि बहुत डिले से यूज़ हो रहा है तो उसको हम मेन मेमोरी में, सॉरी, हमारी जो इलेटेड मेमोरी होती है, डिलेड मेमोरी होती है, उसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करता है। इसके साथ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटेशन करता है, और जहाँ पे कोड डुप्लीकेट हो रहा होता है या कंप्यूटेशन रिपीट हो रही होती है उसको रिमूव कर देता है। इसी तरीके से कुछ ऐसा कोड जो कि आपने लिखा है लेकिन वो रीचेबल नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा कोड आप लिखते हो जो कि आपके आपके हिसाब से वहाँ पे एल्स का क्लॉज चलना चाहिए, आपने एक इफ़ का कंडीशन लगाई है जिसमें आप फील करते हो कि एल्स का क्लॉज जो है वो चलेगा, लेकिन जब कोड एग्जीक्यूट होने लगता है तो पता चलता है कि वो एल्स का क्लॉज चांसेस बहुत कम है उसके चलने के। ठीक है, जब दोबारा आप उसको रीइटरेट करते हो या कोड एग्जीक्यूशन में डालते हो तो पता चलता है इसके चलने के चांसेस बहुत कम है, तो वो एल्स उस एल्स क्लॉज को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इसको हम अनरीचेबल कोड की एग्जांपल में भी ले सकते हैं, और इससे मुराद यहाँ पे ये है। अच्छा, इसके साथ जो है रन टाइम, आपके पास जब आपका कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, जब ये चल रहा होता है पूरा, सॉरी, ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो यहाँ पे आपके पास जो है मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट, डी एलोकेट, गार्बेज कलेक्शन, इन सारी चीज़ों का भी फेजेस का ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ कंपाइलर से रिलेटेड कुछ आपके पास जो है डेफिनेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं वो क्या है। सबसे पहले इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये कंपाइलर से उलट होता है। ठीक है, काम कंपाइलर जैसा ही करता है,
लेकिन बिल्कुल उसके उलट प्रोसेस में करता है। किस तरीके से कंपाइलर क्या करता है, पहला आपके पूरा कोड को रीड करता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपके पूरे कोड की बजाय सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन को लेता है, उसको रीड करता है, कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। फिर लाइन नंबर 2 पे चला जाता है। फिर ये वही काम करता है, फिर 3 पे चला जाता है, फिर वही काम करता है, फिर 4 पे, देन 5 पे, देन 6 पे। इंटरप्रेटर एक वक्त में एक लाइन को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, ट्रांसलेट कर रहा होता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है, जबकि कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरा कोड जो है वो रीड करता है, ट्रांसलेट करता है और फिर उसको जो है एग्जीक्यूशन में डालता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया।